नमस्कार साथियों, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, मिल्दा गवर्नमेंट कॉलेज, नागौर। तो आज अपन वर्ल्ड हिस्ट्री में नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। अब ये जो टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री के तमाम टॉपिकों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लगातार हर वर्ष इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है, तो उसको अपन डिटेल से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें ज़्यादा वीडियोस भी बनाने पड़ेंगे, इसमें ज़्यादा समय भी लगेगा, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यूरोप की सारी घटनाएं हैं वो अत्यधिक प्रभावित रही हैं। यूरोप का पूरा इतिहास फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित रहा है। तो फ्रांसीसी क्रांति की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि यूजुअली अ रेवोल्यूशन is an outcome of national strength is an outcome of not strength but weakness of system। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे देखो, अक्सर जो क्रांतियां होती हैं, कहीं पे भी कोई क्रांति हुई, वो क्रांति क्यों होती है? क्योंकि जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो प्रशासनिक ढांचा है, जो आर्थिक ढांचा है, वो बहुत अधिक कमजोर हो जाता है। यानी जब व्यवस्था कमजोर होने लगती है तभी क्रांति होती है। और ऐसा ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, वो कमजोर होने लगी। चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे कानूनी व्यवस्था हो, वो चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, सब में दरार पड़ने लग गई। इसी कारण लोग काफी अधिक असंतोष हो गए, लोगों में काफी अधिक असंतोष हो गया और इस क्रांति का सूत्रपात हुआ। यानी बेसिकली इट वॉज इट्स ओरिजिन टू द वीकनेस ऑफ। हाँ, तो अपन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। तो व्यवस्था में जब वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, तो क्रांति होती है। उसी तरीके से फ्रांसीसी क्रांति हुई। और जो फ्रांस की क्रांति, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल फर्मेंट एंड मटेरियल ग्रीवांसेस। अब देखो क्रांति क्यों हुई, इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो बौद्धिक जागृति हो गई। इंटेलेक्चुअल फर्मेंट का मतलब होता है फ्रांस में बौद्धिक जागृति। बड़े बड़े विद्वान वहाँ पे हुए जिन्होंने लोगों में असंतोष फैलाया अपने विचारों के माध्यम से। तो बौद्धिक जागृति थी समाज में। और दूसरा है मेटेरियल ग्रीवांसेस। लोगों के बीच में गुस्सा बहुत अधिक था, यानी व्यवस्था बहुत लचर हो चुकी थी, इससे भी लोग अत्यधिक परेशान थे। तो इससे इन दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन है, एक तो व्यवस्था की कमजोरी और दूसरा बौद्धिक जागृति भी हो गई। अगर व्यवस्था की कमजोरी रहती और वहां पे बौद्धिक जागृति नहीं होती तो फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हो पाता। लेकिन साथ में क्या हुआ, लोगों को जागृत करने वाले विद्वान भी वहां पे आ गए और व्यवस्था का तो सहयोग था ही क्रांति के, क्योंकि व्यवस्था पूरी तरीके से लचर हो चुकी थी। अब बहुत अच्छा इसमें कनेक्शन किया गया है। दो तीन जो क्रांतियां हुई है दुनिया में, बड़ी बड़ी ऑफ तीन, यानी जो तीन क्रांतियां हुई है दुनिया में। फ्रेंच रेवोल्यूशन revolutionary in its understanding of itself, not as a restoration of violated rights as America। देखो जो अमेरिकी क्रांति, उसमें क्या हुआ, लोगों के अधिकारों का हनन किया गया और क्रांति के माध्यम से अधिकारों को दोबारा लोगों को प्रोवाइड किया गया। तो अमेरिका में ये हुआ। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, रेस्टोरेशन ऑफ वायलेटेड राइट्स। जिन अधिकारों का हनन हुआ वो अधिकार क्रांति के फलस्वरूप लोगों को वापस मिल गई। ये हुआ अमेरिका के अंदर। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या खास बात है, यहाँ पे भी लोगों के अधिकारों का हनन हुआ, उनको अधिकार वापस मिल गए, लेकिन कुछ हद तक ही। वॉज इन पार्ट नॉर अनअवेयर ऑफ दैट इट वॉज इंडीड रेवोल्यूशनरी लाइक ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति है उसको पता था कि लोग क्रांति का सूत्रपात कर रहे हैं। लोगों को पता था कि क्रांति यहाँ पे हो रही है। पीपल वर क्वाइट अवेयर दैट अ रेवोल्यूशन इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ देयर आइज। लोगों को पता था कि उनके आंखों के सामने ही यह क्रांति घटित हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अपन बात करें, जो औद्योगिक क्रांति हुई है, औद्योगिक क्रांति का नेचर बिल्कुल अलग है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था उस समय में कि औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव बहुत आगे चल के लोगों ने महसूस किए हैं। बहुत बाद में जाके लोगों को लगा कि पूर्व में औद्योगिक क्रांति हुई है जिसके फलस्वरूप ये बदलाव हम आज महसूस कर रहे हैं। यानी फ्रेंच जो पीपल है उनको शुरू से ही पता रहा, जब क्रांति हो रही थी दे वर क्वाइट अवेयर, उनको पता था कि जो क्रांति हो रही है। लेकिन जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो औद्योगिक क्रांति है ब्रिटेन की, उसमें लोगों को पता नहीं था। तो बहुत माइन्यूट और गहरी इसके ना डिफरेंसेस हैं इन क्रांतियों में।
इट कॉन्शियसली है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। इट कॉन्शियसली सेटिंग आउट टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड वाया डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। बहुत अच्छी लाइन है, पूरी आत्मा को समेटे हुए हैं यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। जो फ्रांसीसी क्रांति है, लोगों को पता था कि क्रांति के माध्यम से वो एक नई दुनिया का गठन करने जा रहे हैं, एक नई दुनिया नए नियमों के साथ, नए विचारों के साथ। तो पूरा का पूरा एक वैचारिक क्रांति भी है फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत। और कैसे इन्होंने किया, पुरानी व्यवस्था का खात्मा करके, वॉयलेंट एंड डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, जो पुरातन व्यवस्था है उसका खात्मा करके एक नवीन व्यवस्था को जन्म दिया गया फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा। उनको पता था कि वो एक नई दुनिया का गठन करने जा रहे हैं। पुराने जो लाइफ है, जो जो पास्ट है, जो भूतकाल है, उसको पूर्ण रूप से खत्म करके। एंड इट्स सिंबल, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो पुरातन व्यवस्था है उसको खत्म किया गया, उसके जो चिन्ह हैं, उसके जो सिंबल्स हैं उनको भी खत्म किया गया। सो दे ट्राई टू फैशन अ न्यू सोसाइटी, उन्होंने एक नए समाज के गठन करने की कोशिश की, नए समाज का गठन किया गया फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से। वाया, अब किन रास्तों के माध्यम से नए समाज का गठन किया गया? वाया कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बदलाव किया गया, संविधान को लेके आ गए। एंड इट्स अटेंडेंट सोशल इंजीनियरिंग, आजकल अपन ये शब्द सुनते हैं सोशल इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स में ये शब्द आता है। जैसे मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से यूपी के अंदर ब्राह्मणों के वोट भी हासिल कर लिए, तो वो पावर में आ गई और वहाँ के सीएम बन गए, तो उसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो उसी प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी हुई है, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था को बदला। जो वर्ग कमजोर थे उनको अधिक शक्तियां मिल गई, तो इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहेंगे। जो दबा कुचला वर्ग था उसको अधिक शक्तियां मिल गई, आने वाले समय में अधिक अधिकार मिल गए, समानता आ गई समाज के अंदर। हेंस इट वाज वॉयलेंट। जब इतने सारे बदलाव हो रहे हैं तो ये आवश्यक है कि इस प्रकार की क्रांति जो इतने व्यापक बदलाव लेके आ रही है वह वॉयलेंट हो गई, वह क्रांति हिंसक हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इट ओपन द डोर फॉर मॉडर्न एज फॉर यूरोप, यूरोप के अंदर आधुनिकता के द्वार खोल दिए इस क्रांति ने। ओपन द डोर ऑफ मॉडर्न एज फॉर यूरोप, आधुनिक यूरोप के मार्गों को प्रशस्त किया इस क्रांति ने। वीकेंड एंशियंट रिजाइम आउटसाइड फ्रांस टू, फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस के न पुरातन व्यवस्था का खात्मा किया, बल्कि पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ पे पुरानी व्यवस्था थी, जहाँ जहाँ पे पुरातन सिस्टम था, जो ओल्ड सिस्टम था, उसको खत्म करने का प्रयास किया। आप समझ रहे हैं ना, फ्रांस में भी उन्होंने खत्म किया पुरानी व्यवस्था को, और जो फ्रांस के बाहर यूरोप के अन्य देशों में जो पुरानी व्यवस्था कायम थी उसको भी कड़ी चुनौती दी फ्रांस ने। इतना अधिक व्यापक फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा है। अब अपन बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की। सबसे पहला है पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक या प्रशासनिक कारण कौन से हैं? देखो, सबसे पहला इसमें आता है डिवाइन ओरिजिन। डिवाइन ओरिजिन का क्या मतलब है कि राजा है, राजा ने क्लेम किया, भारत में भी हुआ है, सब जगह पे हुआ है कि राजाओं ने हमेशा, सम्राट ने क्लेम किया कि उनके पास डिवाइन ओरिजिन है। डिवाइन ओरिजिन का क्या मतलब है कि राजा है, उसका संबंध सीधा का सीधा देवता से है। किंग क्लेम्ड डिविनिटी, जब राजा ने अपनी तुलना भगवान के साथ कर ली तो आम जनता के लिए राजा को चुनौती देना आसान नहीं था, राजा के खिलाफ विद्रोह करना आसान नहीं था। तो एक जस्ट विचार का प्रयोग किया गया था कि अधिक से अधिक लोग हैं वो सम्राट की बात माने और उसकी अवहेलना नहीं करें। रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, रॉयल एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या है? एक प्रकार की राजकीय तानाशाही चला रखी थी। राजा सुप्रीम रूलर है पूरे देश का, जो राजा डिसाइड करेगा, राजा के ऊपर कोई भी नहीं है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है एक प्रकार की तानाशाही। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं एरिस्टोक्रेटिक। फिर जो व्यवस्था थी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था एरिस्टोक्रेटिक थी, कुलीन वर्ग का प्रभाव था इस व्यवस्था के अंतर्गत। कुलीन वर्ग में कौन कौन आते हैं? देखो, दो प्रमुख वर्ग आते हैं कुलीन वर्ग, जो विशेषाधिकार वाला वर्ग है। एक तो नोबल हो गए, नोबल हो गए जो राजा के अधिकारी हैं उनको नोबल कह दिया, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। दूसरा क्लर्गी मैन, क्लर्गी मैन का मतलब यह है जो चर्च के पादरी हैं। तो इन दोनों वर्गों ने मिलके किसका गठन किया? कुलीन वर्ग का। सारी की सारी शक्तियां कुलीन वर्ग के पास निहित थी। तो जो नोबल मैन थे, जो राजा के अधिकारी थे, वो शिक्षित लोग थे, वो राजा को एडवाइस करने का काम करते थे, राजा के सलाहकार भी थे। फ्यूडल लॉर्ड्स, वैल्यूज, प्रिविलेजेस, रूलर। और जो ग्रामीण परिवेश था फ्रांस का, वहां पे भी सामंतशाही व्यवस्था कायम थी, जिसके अंतर्गत जो किसान है उनका अत्यधिक शोषण किया गया सामंतों के द्वारा, जो भारत में भी हुआ है।
अब इसमें लिखा है कि लुइस 16 जो फ्रांस का राजा था, लुइस 16 नोबल ड्यूटी कम नोबल ड्यूटी रिड्यूस्ड एंड आर्मी प्रिविलेजेस विदाउट ड्यूटी ना हो। लुइस 16 ने क्या किया, और अधिक अधिकार दे दिए जो नोबलिटी का वर्ग था, जो जो सरकारी अधिकारियों का वर्ग था। तो इन्होंने क्या किया, इस राजा ने जो नोबेलिटी के लोग थे उनको आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी। आर्मी मेंटेन करने का मतलब ये है कि वो आर्मी को सुरक्षित रखेंगे अपने पास, जब भी राजा को जरूरत पड़ेगी वो आर्मी है जो सेना है राजा की सहायता में प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन लुइस 16 ने एक ऑर्डर निकाला जिसके तहत इन नोबल्स को आर्मी मेंटेन करने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी इन अधिकारियों को दे रखी थी वो भी उनसे वापस ले ली, यानी उनके ऊपर उनका कोई कर्तव्य नहीं था, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं थी, केवल उनके पास विशेषाधिकार थे। इन लोगों के विशेषाधिकार वैसे के वैसे बने रहे, बल्कि इन पे काम का बोझ बहुत कम कर दिया गया, यानी वो आर्मी मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल और लीगल सिस्टम, कानूनी व्यवस्था किस प्रकार की थी जिसने लोगों में असंतोष पैदा किया। इट वॉज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब ये है कि एक कोई लॉजिक नहीं था सिस्टम के अंदर, मतलब नियम एक व्यवस्था के तहत नहीं बनाए हुए थे, आर्बिट्ररी। फिर इसके बारे में नो रूल ऑफ लॉ, जिसको कहते हैं कानून का शासन यहाँ पे नहीं था, कानून अलग अलग था, विशेषाधिकार लोगों के लिए अलग कानून था, गरीब लोगों के लिए अलग कानून था। और इसके बाद एक शब्द आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, लेटर डी कैचेट, LETTERSDECATCHET, लेटर डी कैचेट, एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, अक्सर एग्जाम में भी आ जाता है 20 वर्ड में। परचेज्ड अरेस्ट बाय रिच, यानी क्या था, कोई अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति की किसी से बनती नहीं है, या फिर कोई गरीब व्यक्ति को वो धमकाना चाहता है, डराना चाहता है, और अमीर व्यक्ति क्या करेगा, सरकार को, प्रशासन को पैसे देके एक विशेष प्रकार का लेटर ले लेगा, लेटर दी कैचर, यानी सरकार को घूस खिला के एक लेटर प्राप्त कर लिया। उस लेटर में लिखा हुआ है कि जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हो उसको सरकार अरेस्ट कर लेगी। देखो कितना बेवकूफ़ी भरा सिस्टम वहाँ पे क्रिएट किया गया है। ऐसा तो शायद भारत में भी नहीं हुआ इस तरह का कि आप पैसे दो और किसी को भी अरेस्ट करवा लो। तो ये अपन सोच भी नहीं सकते, इस तरह का सिस्टम फ्रांस के अंदर पहले रहा है, तभी लोगों में असंतोष अत्यधिक बढ़ गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो सेंट्रलाइज्ड, जो प्रशासनिक ढांचा था वो केंद्रीयकृत था। इट नीडेड स्ट्रॉन्ग किंग, तो जब भी केंद्रीयकृत व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसको चलाने के लिए एक ताकतवर राजा की जरूरत पड़ती है। अगर राजा कमजोर हो तो पूरा का पूरा केंद्रीयकृत सिस्टम ढह जाता है। जैसे लुइस 15 और लुइस 16 ये इतने अधिक ताकतवर राजा नहीं थे, ये कमजोर राजा थे, लुइस 15 और लुइस 16, इसलिए इनके समय में असंतोष अत्यधिक बढ़ गया। पूरी की पूरी केंद्रीयकृत व्यवस्था को ये कायम नहीं रख सके। इसके बारे में अपन बात करते हैं सोशल लाइफ के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में। समाज में दो प्रकार के वर्ग थे मुख्यतः, एक था प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज का मतलब है जिनको विशेषाधिकार मिल रखे थे, दूसरा है विशेषाधिकार विहीन वर्ग, जिन लोगों को विशेषाधिकार नहीं मिल रखे थे। अब देखो विशेषाधिकार वर्ग में कौन कौन आते हैं, क्लर्गी मैन जिसके बारे में अपन ने बात की है, फर्स्ट एस्टेट, यानी जो अपन कह सकते हैं कि जो समाज है वो 3 वर्गों में भी विभक्त था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। ये वर्ग हैं, एक प्रकार के वर्ग के नाम है। अब फर्स्ट एस्टेट में कौन कौन से वर्ग आएंगे, सेकंड में कौन कौन से आएंगे, थर्ड में कौन कौन से आएंगे, तो ये अपन देखते हैं। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्गी मैन आ रहे थे, क्लर्गी मैन यानी जो पादरी थे, जो चर्च के पादरी थे, और सेकंड एस्टेट में नोबल्स आ रहे थे, जो सरकार के अधिकारी हो गए, ठीक है। अब ये जो विशेषाधिकार का वर्ग है, इनकी जनसंख्या केवल 2% थी, लेकिन उन्होंने पूरे समाज के 35% संसाधनों पे कब्जा कर रखा था। मतलब केवल 2% लोगों ने, 2% अमीर लोगों ने समाज के 35% संसाधनों पे पूरा कब्जा कर रखा था। फिर जो राष्ट्रीय संसाधन है उनके 35% भाग पे इनका कब्जा था। उसके बाद जो दूसरा वर्ग है जिनके पास विशेषाधिकार नहीं थे, इनमें आता है थर्ड एस्टेट, कॉमनर, आम आदमी, जिसको थर्ड एस्टेट में शामिल किया गया, तीसरे वर्ग में शामिल किया गया। इनकी पॉपुलेशन 98% थी, लेकिन फिर भी इनके पास कोई अधिकार नहीं था, इनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, ना धन दौलत, कुछ भी नहीं थे इनके पास। और इस कॉमनर्स में कौन कौन से लोग आते थे, प्रोफेशनल्स आते थे, जो दुकानदार हो गए, जो नाई हो गए, अनेक प्रकार के कार्य में लिप्त थे, व्यापारी आया करते थे, व्यापारियों को भी कोई अधिकार नहीं दे रखा था, उनकी हालत भी फ्रांस में खराब थी। जबकि अपन देखते हैं ब्रिटेन में व्यापारियों की हालत बहुत अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि सरकार ने व्यापार में हस्तक्षेप किया ताकि जो व्यापारी है उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो। लेकिन फ्रांस में सरकार शिथिल रही,
व्यापारियों को कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया और व्यापारियों की अहमियत ही नहीं समझी फ्रांस की सरकार ने। फिर इसके बाद है किसान। इस समय फार्मर्स था जो 80% जनसंख्या का भाग थे किसान। फिर इसके बाद है ये जो वर्ग है जिनको कोई भी अधिकार नहीं मिल रखा था, जो गैर विशेषाधिकार वाला वर्ग है, उनसे सारे के सारे कर वसूले जाते थे, ठीक है। और उसके अतिरिक्त एक विशेष टैक्स था जिसका नाम है कॉर्वी। ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है 20 वर्ड के अंदर कि कॉर्वी क्या है फ्रांसीसी क्रांति में। तो कॉर्वी क्या है, एक प्रकार का बंधुआ मजदूरी है। एक तो उनसे खूब सारे टैक्सेस ले लिए, कर ले लिए, उसके बाद उन पे बंधुआ मजदूरी भी उनके ऊपर डाल दी गई, यानी बिना पेमेंट किए कोई भी कार्य करा लेना, उसको कहते हैं बंधुआ मजदूरी। आज भी भारत में कई जगह पे विद्यमान रहती है फोर्स्ड लेबर। फिर आगे चलते हैं अपन। और एक इसके अलावा एक अन्यत्र वर्ग था मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में आते जो अमीर व्यापारी थे, जो शिक्षक थे, टीचर्स। अपन ने कहा ना कि जो बौद्धिक वर्ग है फ्रांस का, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है फ्रांसीसी क्रांति में। जो टीचर्स उनमें आ गए, पढ़ाने वाले शिक्षकगण आ गए, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक वर्ग आ गया, ये सारे के सारे लोग मिडिल क्लास में थे। सो इन लोगों को शिक्षा मिल रखी थी, वो एजुकेटेड थे, देवर अवेकन, वो लोग जागृत थे। टैक्सेस लेस देन किसान, इन लोगों के ऊपर करों का भार किसानों से तो कम था, ये किसानों से कम टैक्स देते थे, लेकिन इनके अंदर डिसकंटेंट सबसे ज्यादा था, इनके अंदर असंतोष सर्वाधिक था। ये किसानों से कम टैक्स जरूर देते थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा असंतोष वाला वर्ग था। और यही लोग फ्रांस की क्रांति के शुरुआत में इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की फ्रांसीसी क्रांति को। दे वर ऑन द फोर फ्रंट इनिशियली, ठीक है, शुरुआत में इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की। फिर इसके बारे में अपन बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। देखो 1780 के आसपास ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, लेकिन फ्रांस में फिलहाल कोई औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, यानी यहाँ की उत्पादन व्यवस्था थी वो पुरातन थी, हैंडीक्राफ्ट बेस्ड, जिसको अपन कहते हैं हथकरघा उद्योग। जो अर्थव्यवस्था थी पूरी की पूरी हथकरघा उद्योग पे आधारित थी। लोग हाथ से वस्तुओं का निर्माण करते थे, मशीन का निर्माण हुआ ही नहीं था। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति, उसका प्रभाव यहाँ पे पड़ा ही नहीं था। सो इट वाज लाइक ए मिडिवल स्टेट, एक मध्यकालीन राज्य की तरह फ्रांस अपना प्रशासन चला रहा था, जबकि ब्रिटेन में व्यापक बदलाव हो चुके थे, वहां पे औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। एग्रीकल्चर लैंड, जो कृषि की जमीन थी, उस पे किसका स्वामित्व था? अधिकतम स्वामित्व चर्च का था कृषि की जमीन के ऊपर, और सामंतों का था। इन दोनों का कृषि की जमीन पे, कृषि भूमि पे स्वामित्व था। लार्ज पीजेंट्स, लेस लैंड, तो क्या हुआ, जो किसानों के लिए जमीन ही बहुत कम बची, क्योंकि अधिकतर जो स्वामित्व था कृषि के ऊपर वो चर्च का था और सामंतों का था। किसानों के लिए जमीन ही कहाँ पे बची इतनी। देयर वाज दिस गिल्ड सिस्टम, गिल्ड श्रेणी व्यवस्था, गिल्ड को अपन हिंदी में कहते हैं श्रेणी। एशियन इंडिया में भी इसका जिक्र होता है बार बार, श्रेणी व्यवस्था। श्रेणी क्या होती है कि जब कुछ, जैसे व्यापारी है, व्यापारी अगर श्रेणी बनाते हैं, इसका मतलब यह है कि कई सारे व्यापारियों ने मिलकर एक संघ का निर्माण कर लिया ताकि उनके लिए व्यापार करना आसान हो जाए, ताकि उनके लिए कच्चा माल को ढूंढकर जो आर्टिजन्स है, जो शिल्पकार है, उनको देना आसान हो जाए। तो अपने कार्य में सहूलियत के लिए श्रेणियां बना रखी थी। यहाँ पे गिल्ड सिस्टम प्रिवेल कर रहा था फ्रांस में। गिल्ड सिस्टम में क्या रहा है, इट हैड मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल और इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी गिल्ड थी उसका एकाधिकार था सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में। तो गिल्ड सिस्टम का यहाँ पे एक नकारात्मक रोल रहा है। भारत में तो बहुत सकारात्मक रोल रहा है गिल्ड सिस्टम का, लेकिन फ्रांस में नकारात्मक रोल रहा है। एकाधिकार था गिल्ड सिस्टम का पूरा का पूरा सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में। नो वन कुड स्टार्ट न्यू प्रोफेशन, बिना गिल्ड की अनुमति के कोई भी व्यक्ति अपना काम धंधा शुरू नहीं कर सकता रहा, या किसी भी फैक्ट्री की शुरुआत नहीं कर सकता रहा, किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि इनकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता रहा। प्रोडक्शन विदाउट गिल्ड परमिशन, सो इट वाज नॉट पॉसिबल कि आप उत्पादन कर लो बिना इस गिल्ड की अनुमति के। नो बजट, इस समय में कोई बजट की व्यवस्था भी नहीं थी, कोई बजट भी नहीं निकाला जाता। बजट होता है ना जब रिटर्न फॉर्म में अपन एक्सपेंडिचर और जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसका लेखा जोखा अपन प्रस्तुत करते हैं, उसको बजट कहा जाता है। इस समय कोई बजटिंग व्यवस्था भी नहीं थी, यानी कोई लिखित रूप ही नहीं था कि सरकार की कितनी आय हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, उसका कोई लिखित लेखा जोखा भी सरकार ने नहीं रखा। तो एक्सपेंडिचर एज पर इनकम, तो जितनी आय उतनी उसी के आधार पे खर्च कर दिया जाता रहा, लेकिन प्रोफेशनल बजटिंग इस समय में नहीं थी। शॉर्टफॉल हो, जो कमी रह जाती थी, यानी खर्चा बहुत बढ़ गया, आय कम है, तो जो शॉर्टफॉल थी, जो कमी थी, उसको कैसे पूरा करते रहे? मिडिल क्लास से लोन लेके, जो अमीर व्यापारियों का वर्ग है उससे सरकार लोन ले लिया करती रही, अपने खर्चों को पूरा कर लेती रही। लेकिन क्या हुआ
क्यों आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई? 1786 और 87 के आसपास इस मिडिल क्लास ने सरकार को लोन देने से मना कर दिया, तो स्टेट की आर्थिक हालत और अधिक खराब हो गई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टैक्सेशन डिस्क्रिशनरी प्रिविलेजेस वर्सेस अनप्रिविलेज्ड, ओनली वॉलंटरी गिफ्ट्स नो टैक्स। यानी क्या था, कर व्यवस्था के अंतर्गत भी अत्यधिक भेदभाव होता रहा लोगों से, क्योंकि जो विशेषाधिकार का वर्ग था उनके ऊपर करों का बोझ नहीं था, और जो गैर विशेषाधिकार के लोग थे, जो यह वर्ग था, उसके ऊपर करों का अत्यधिक बोझ डाल रखा था। फाइनेंशियल लॉस टू द स्टेट, और इस कारण जब उन्होंने विशेषाधिकार का जो वर्ग था उसके ऊपर कोई कर नहीं लगा रखा था, तो राज्य को भी नुकसान होता था पैसों का, क्योंकि एक बड़े वर्ग को उन्होंने छोड़ रखा था बिना करों के। फिर यूएस रेवोल्यूशन, इसके बारे में अपन देखते हैं कि यूएस की क्रांति हुई, अमेरिका में क्रांति हुई, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा। एंड फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जो अपन ने पढ़ा था कि जो यूएस की क्रांति है उसमें फ्रांस ने अत्यधिक सहयोग दिया था, हथियारों का सहयोग दिया, सैनिकों का सहयोग दिया, पैसों का सहयोग दिया, संसाधनों का सहयोग दिया। इसी कारण फ्रांस कर्ज में डूब गया। तो 5 मिलियन लिब्रे वहाँ की करेंसी है फ्रांस की, तो फ्रांस को 5 मिलियन लिब्रे का नुकसान हो चुका था यूएस की क्रांति में भाग लेने के कारण। फिर इसके बारे क्लेमिटीज, यानी क्लेमिटीज का मतलब होता है जो प्राकृतिक आपदाएं आती, वह भी उस समय में काफ़ी अधिक आ रही थी। इस कारण जो पिजेंट्स थे, पिजेंट्स का मतलब होता है किसान, किसान गांव को छोड़ के शहरों की तरफ पलायन कर गए, क्योंकि गांव में प्राकृतिक आपदाएं आ गई, जैसे सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, इस तरह की चीज़ें। और यह जो किसान है शहर में आके इकट्ठा हो गए, और यही किसान एक आधार बने फ्रांसीसी क्रांति का। कैसे? क्योंकि जहाँ पे भी भीड़ की आवश्यकता थी लोगों की, तो उन्होंने भीड़ जुटाना शुरू किया इन किसानों ने, तो किसान भीड़ का एक बहुत बड़ा समूह बन गए। सो इट प्रोवाइडेड द मॉब फॉर द रेवोल्यूशन, जो पिजेंट्स हैं, एस स्ट्रेंथ ऑफ, और मजबूती से एक मजबूत आधार प्रोवाइड किया फ्रांसीसी क्रांति को इन किसानों ने, जिसको पेरिजियन मॉब भी कहा जाता है। पेरिजियन मॉब का मतलब क्या होता है? पेरिस की भीड़, और इस भीड़ में कौन थे? अधिकतर किसान थे जो गांव से पलायन करके शहरों की तरफ आए थे। चलो रिलीजियस लाइफ किस प्रकार की थी, इसमें भी अत्यधिक भेदभाव हुआ करता था। रोमन कैथोलिसिज्म, यानी जो इनका मुख्य धर्म क्या था? कैथोलिक धर्म था यहाँ का। चर्च था, चर्च बहुत अधिक शक्तिशाली हो चुका था। क्लर्गी मैन, जिसके बारे में अपन ने बात की थी, जो पादरियों का वर्ग था, वह भी 2 भागों में विभक्त था। इनके अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। एक होते थे हायर क्लर्गी मैन, उच्च पादरी, एक होते थे लोअर क्लर्गी मैन, निम्न पादरी। अब इनके बीच में भी, इनकी वस्तु स्थिति में भी काफी अधिक फर्क था। जो हायर क्लर्गी था, यानी जो उच्च पादरी था, वह कौन सी क्लास से थे? दे वर फ्रॉम नोबल्स, वो अधिकारियों के वर्ग से आए थे, वो प्रोफेशनल क्लर्गी मैन नहीं थे, वो प्रोफेशनल पादरी नहीं थे। इसका मतलब ये है कि कुछ सरकार के अधिकारी है, उन्होंने पादरी बनना शुरू कर दिया, वो वंशानुगत पादरी नहीं रहे हैं वो, ठीक है। दे केम फ्रॉम द नोबेलिटी क्लास, वो सरकार के अधिकारियों ने पादरी बनना शुरू कर दिया। फ्रॉम टू एंजॉय नो इंटरेस्ट इन रिलीजन, तो यह जो उच्च पादरियों का वर्ग था, इनका धर्म में कोई भी रुचि नहीं थी, केवल यहाँ पे एंजॉय करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा और अपने मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए थे। और जो लोअर क्लर्गी मैन थे, इनकी खास बात क्या है? इनको सैलरी भी कम मिला करती थी सरकार के द्वारा, ठीक है। और फिर इसमें लिखा हुआ है कि दे वर फ्रॉम कॉमनर्स, और जो लोअर क्लर्गी मैन थे ये कॉमनर्स में से आए थे, आम लोगों के बीच में से निकल के आए थे। दे वर ट्रुथफुल, यह सत्यवादी लोग थे। जबकि जो हायर क्लर्गी मैन थे धूर्त लोग थे, इनका धर्म में कोई भी रुचि नहीं थी। इन लोगों की लोअर क्लर्गी मैन के धर्म में रुचि थी और सत्य के रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन इनको परेशान किया जाता था। इनकी हालत बहुत अधिक खराब थी हायर क्लर्गी मैन की अपेक्षाकृत। एज क्लर्गी मैन नॉट टू हैव फैमिली, अब जैसे कोई भी पादरी होता है उसके लिए आवश्यक था कि वो शादी नहीं करे और बच्चे पैदा नहीं करे। इस प्रकार इनके वंश भी आगे नहीं बढ़े, इन पादरियों के नो डिसेंडेंट्स। तो इसलिए क्या होता था? क्लर्गी कौन बनता था? दूसरे सेक्शन से लोग आके क्लर्गी बनते रहे, क्योंकि शादी नहीं कर सकते थे क्लर्गी बनने के बाद, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जैसे नोबेलिटी से कुछ लोग आके पादरी बन गए, आम लोगों में से कुछ लोग निकल के पादरी बन पाए, तो दूसरे सेक्शन से लोग आके यहाँ पे पादरी बन जाते रहे। तो इनके बीच में भी अत्यधिक भेदभाव किया जाता रहा। फिर कल अपन पढ़ेंगे बौद्धिक जागृति के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रांसीसी क्रांति में, क्योंकि जो क्रांति है उसका मुख्य आधार ही इन बुद्धिजीवियों ने प्रोवाइड किया है लोगों को जागृत करने में। तो इसी के साथ ही अपने डिस्कशन यहाँ पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।